ओके, आज का लेक्चर में स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सबको पता होगा, आई थिंक बचपन से पढ़ते हुए आ रहा, बचपन इन द सेंस क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहा। ठीक है, क्लास 11 में भी टॉपिक रहा होगा अपना। ठीक है, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जब अपन पढ़ते थे तो उसमें मेन चीज अपने को क्या समझ में आता था, क्या चीज अपने को देखने को मिलता था। जो भी सीक्वेंस बनता था उसमें अपने को क्या देखने को मिलता था, कोई भी सीक्वेंस में अपने को कॉमन डिफरेंस सेम होता था, है या नहीं है। उसमें अपन बेसिकली क्या देखते थे, एक अच्छा खासा सीक्वेंस हमारे पास है, मान लो 1 3 5 7, इस तरीके का सीक्वेंस हमारे पास चल रहा है। इसमें क्या कॉमन है हमारे पास, डिफरेंस। जितने भी टर्म्स है उनके बीच का डिफरेंस हमारे पास कॉमन है। ठीक है, सिमिलरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जब हम लोग बात करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या चेक करेंगे अपन, रेशियो, नॉट डिफरेंस, व्हाट विल चेक, रेशियो। ठीक है, कॉमन रेशियो। समझ लो मेरे पास एक सीरीज है 2 4 8 16 32 64 128, ये हमारे पास एक सीरीज। क्लियर ये चीज? ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, जो हमारे पास पहला टर्म है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, 2। ठीक है, ये वाला टर्म कौन सा बोलेंगे इसको, सेकेंड टर्म। फिर इसके बाद में नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से चलते जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरे को कॉमन रेशियो देखना है, कैसे देखेंगे, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, इट शुड बी इक्वल। थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म, सिमिलरली फिफ्थ टर्म डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म। इस तरीके से अपना सीक्वेंस चलते जाएगा। अब यहाँ पे देखो, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करते तो क्या था, 4/2, इट शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट सेकेंड टर्म क्या होगा, 8/4, नेक्स्ट 16/8, नेक्स्ट 32/16। ये सारे केसेस में हमारा रेशियो क्या है, सेम। अगर एक सीक्वेंस के अंदर हमारा रेशियो थ्रू आउट सेम होता है तो हम लोग उस सीक्वेंस को या उस सीरीज को क्या बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक चीज हमेशा याद रखना, एक सीक्वेंस में अगर डिफरेंस सेम है उसको बोलते हैं एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक सीक्वेंस में अगर रेशियो सेम है उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर ये चीज, आ रहा बात समझ में? जब हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बात करते थे तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर nth टर्म हम लोग निकालते कैसे थे, a+n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला हुआ करता था फॉर एपी। याद आ रहा है? ठीक है, जीपी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, a r⁻n-1। यहां पे एक चीज दिमाग में रखना, सिर्फ और सिर्फ r के पावर में n-1 है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, गलती कर देते हैं, ए आर को इस तरीके से लिख देते हैं, उसके पावर में n-1 लिख देते। ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ r के पावर में क्या है, n-1। क्लियर, ये बात समझ में आ रहा है सबको? अब यहाँ पे a को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। a को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। a हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। r को बोलते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है, n को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं क्या, nth टर्म ऑफ जीपी। क्लियर ये चीज, nth टर्म ऑफ जीपी। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी क्लियर है ये चीज? ठीक है, नेक्स्ट अपन सीखेंगे सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में, सम ऑफ जीपी। ठीक है, सम ऑफ जीपी से पहले थोड़ा सा सम ऑफ एपी का फॉर्मूला याद कर लेते हैं। देखो, जब जब हम लोग जीपी का बात करते हैं थोड़ा सा एपी को याद करना भी जरूरी है। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, n/2 2a+n-1 इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला सही है। सिमिलरली जब हम लोग जीपी का बात करेंगे तो जीपी में
सम का फॉर्मूला क्या बनता है, सम ऑफ एन टर्म्स ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ये हम लोग कब यूज करेंगे, व्हेन आर इज ग्रेटर देन, जब कॉमन रेशियो हमारा किससे बड़ा होगा, वन से बड़ा होगा। ठीक है, सिमिलरली ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाई वन माइनस, ये हम लोग कब यूज करेंगे, जब आर की वैल्यू क्या होगी, लेस देन वन। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना, जब भी आप सम ऑफ एन टर्म्स निकालो इन जीपी, पहले आर का वैल्यू चेक कर लो कि आर का वैल्यू वन से बड़ा है या वन से छोटा है। वन से अगर बड़ा हुआ तो फर्स्ट नंबर फॉर्मूला यूज करना है, वन से अगर छोटा हुआ तो सेकेंड नंबर फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर ये चीज, ठीक है। कुछ सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं जहां पे ऐसा रहता है कि nth टर्म निकालो फ्रॉम द एंड, ठीक है, nth टर्म निकालो फ्रॉम द एंड। हालांकि हम लोग बिगिनिंग से भी निकाल सकते हैं बट वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो जब हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला, हम उसका सीधा यूज करेंगे। जब भी आपके पास सवाल आएगा nth टर्म निकालो फ्रॉम द एंड, आप आराम से ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। देखो nth टर्म ऑफ जीपी फ्रॉम द एंड, ये बनता है आपका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का, L इंटू वन बाई आर टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है ना, यहाँ पे L का मतलब होता है लास्ट टर्म, क्या हो गया, लास्ट टर्म। R का मतलब कॉमन रेशियो, N का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब अपन एक सिचुएशन लेते हैं। देखिए, इफ A B C are in GP, अगर ये सिचुएशन मेरे पास है तो सिनेरियो क्या बनेगा। मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि एबीसी किसके अंदर है, जीपी के अंदर। अब कोई भी नंबर्स जीपी के अंदर है तो दिमाग का बत्ती जलना चाहिए, क्या हो रहा है वहां पे, रेशियो जो होगा वो क्या होगा, सेम। मतलब सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो बी बाय ए इज इक्वल टू सी बाय बी। तो यहां पे क्या बोल सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू, कोई दिक्कत इसके अंदर। सिमिलरली ऐसा सिचुएशन कहीं ना कहीं आप लोगों ने एपी में भी पढ़ा होगा। इफ ए बी सी आर इन एपी, तो वहां पे क्या सिनेरियो होता था, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। बेसिकली क्या होता था, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है ना, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी किस में होगा, जब एपी में होगा तीन नंबर्स। और बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी किस में होगा, जब तीन नंबर्स किस में होगा, जीपी में। क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर, यहां तक समझ में आ रहा, यहां तक नोट डाउन। ठीक है, कुछ केसेस ऐसे बनेंगे जहां पे हम लोग को कुछ टर्म्स को अज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ फाइव टर्म्स दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ फोर टर्म्स दिया हुआ है, इस तरीके से सिचुएशन मेरे को दिया हुआ है। तो उस केसेस में हम लोग को टर्म्स को क्या अज्यूम करना पड़ता है। ऐसे तो हम को जीपी अगर बनाना हो तो हम कैसा भी टर्म्स को अज्यूम कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। बट कुछ भी टर्म्स को अगर हम अज्यूम कर लेते हैं तो वहां पे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम लोग को खुद को डिफिकल्टी होगा, मतलब वो काफी लंबा चला जाएगा। तो इसीलिए पर्टिकुलरली कुछ क्वेश्चन जब आते हैं ना, जैसे फाइव टर्म्स का हो गया, फोर टर्म्स का हो गया, थ्री टर्म्स का हो गया, तो वहां पे कौन से टर्म्स को आपको अज्यूम करना वो एक बार नोट डाउन कर लो। ठीक है, लिखो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ if the product of the numbers is given, then
इन जीपी अगर आपको 3 नंबर्स अज्यूम करने हैं, ठीक है ना, तो 3 नंबर्स अगर आपको अज्यूम करने हैं तो वो क्या होंगे, ए बाई आर, ए और ए आर। ठीक है, जब भी आपके पास सवाल हो जाए, सवाल आ जाए मतलब द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल टू सम नंबर गिवन है, तो वहां पे जो 3 नंबर्स आपको निकालने पड़ेंगे, तो 3 नंबर्स आपको अज्यूम करना पड़ेगा पहले तो, ठीक है ना, ताकि उससे आप फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकालो। तो उस केस के अंदर आप 3 नंबर्स कौन सा अज्यूम करना, पहला नंबर अज्यूम करना ए बाई आर, दूसरा नंबर अज्यूम करना ए, और तीसरा अज्यूम करना ए आर। इससे फायदा देखो क्या, प्रोडक्ट अगर दिया हुआ है, इन तीनों का प्रोडक्ट अगर आप करते हो ना, आर आर कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ए का क्यूब इक्वल टू सम नंबर, तो ए को सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अगर मैं अपने हिसाब से अगर नंबर मानता हूं, मान लो कि पहला टर्म मान लेता ए, फिर उसके अंदर मान लेता ए आर, फिर उसके अंदर मान लेता ए आर स्क्वायर। हालांकि ये तीनों नंबर्स भी क्या है, जीपी में, इनका रेशियो अगर यदि आप निकालोगे तो क्या आएगा, आर आएगा, इनका रेशियो क्या आएगा, आर। तीनों नंबर्स भी क्या है, जीपी में। बट इस तरीके का नंबर्स लेके अगर आप कैलकुलेशंस करते हो, वो कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आप क्या बन जाए, कॉम्प्लिकेटेड बन जाए। बिकॉज इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करने जाओगे तो इशू क्या आएगा, आपके पास ए भी साथ में रह जाएगा और आर भी साथ में रह जाएगा, बेसिकली दो दो इक्वेशन के साथ आपको खेलना पड़ेगा। क्लियर ये चीज, तो ऐसा अपने को क्रिएट नहीं करना है। अगर आपके पास सिचुएशन आता है तो आपको ये वाला सीन ही लेना है। क्लियर ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 2, 4 नंबर्स, ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर और ए आर, ठीक है। 5 नंबर्स, ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए, ए आर, ए आर स्क्वायर, ये हो गए 5 नंबर्स, ठीक है। यहां तक कोई इशू, क्लियर यहां तक। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.7, आई थिंक, नहीं 6.4, ठीक है। एक्सरसाइज 6.4 का पहला सवाल क्या दिया हुआ, देखो, फाइंड द 15th। तो पहला क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीरीज, √3 प्लस 1/√3 प्लस 1/3√3, ठीक है। तो पहला टर्म मतलब ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √3, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3 डिवाइडेड बाई √3, कितना होगा आर का वैल्यू, 1 होगा क्या, कितना लोग गलती किया, इसका वैल्यू होगा 1/3। ये एक ऐसा चीज है जो मैक्सिमम लोग गलती करता है, √3 को ऊपर भेज देगा, √3/√3, आया बात समझ में, ये ऊपर नहीं जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर ये चीज, तो आर का वैल्यू कितना होगा, 1/3, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, 15th टर्म निकालना है, मतलब ए 15th। तो फॉर्मूला क्या था, ए आर टू द पावर n-1। तो ए का वैल्यू मेरे पास क्या है, √3, आर का वैल्यू मेरे पास क्या है, 1/3, एन की जगह क्या पुट करेंगे, 15, तो √3 इंटू 1/3 टू द पावर 14। अब इसको फर्दर और इंडाइसिस के हिसाब से अगर सॉल्व करना तो इस तरीके से कर सकते हो, √3 को लिख सकते हो 3 टू द पावर 1/2, और इसको लिख सकते हो 3 टू द पावर -14। बोलो चलेगा, √3 को लिख दिया 3 टू द पावर 1/2, और 1/3 को लिख दिया 3 टू द पावर -14, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करो, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो प्लस हो जाएगा, तो 1/2 प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा,
2 LCM 1 माइनस 28, तो 3 टू द पावर कितना हो जाएगा -27/2। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर ये चीज? तो हमारे पास 15th टर्म क्या आएगा 3 टू द पावर -27/2। क्लियर एकदम? ठीक है। नेक्स्ट सवाल मेरे पास क्या है, फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या दिया हुआ है 5, 25, 125। ठीक है, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा, इस केस में a का वैल्यू कितना होगा 5, r का वैल्यू कितना होगा 25 डिवाइडेड बाय 5, इट विल बी 5 ओनली। और अपने को निकालना क्या है 10th टर्म और nth टर्म। तो 10th टर्म क्या होगा a r टू द पावर n-1, तो a r टू द पावर n के जगह पुट करेंगे 10, 10-1, a के जगह पुट करेंगे कितना 5, फिर 5 टू द पावर 10-1, तो 5 इंटू 5 टू द पावर 9। सो आंसर क्या बन जाएगा 5 टू द पावर। तो इशू दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है इसके अंदर nth टर्म, तो a r टू द पावर n-1, मतलब n की जगह आपका क्या रहेगा n ही रहेगा। ठीक है, 5 इंटू 5 टू द पावर n-1। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बेस हमारा सेम है तो 1 प्लस n-1, तो ये खत्म 5 टू द पावर n। सो दिस विल बी माय रिक्वायर्ड आंसर। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। नेक्स्ट नंबर थर्ड क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है, फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस 3, -6, 12, -24, 1, 2, 2, 8, 8। ठीक है, लास्ट टर्म हमारे पास क्या गिवन है 1, 2, 2, 8, 8। अब 6th टर्म फ्रॉम द एंड अपने को निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या पढ़ा था फ्रॉम द एंड का, L इंटू 1/r टू द पावर n-1। तो L का वैल्यू कितना हो गया 1, 2, 2, 8, 8। R का वैल्यू क्या होगा इस केस के अंदर -6 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा -1/2, सॉरी -2। और n का वैल्यू कितना होगा 6 - 1। क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत इसके अंदर? अरे रुको रुको रुको, फ्रॉम द एंड है ना, फ्रॉम द एंड है ना, तो 3/-6 होगा ना। स्टार्टिंग से अगर हम लोग करते हैं, अगर फ्रॉम द बिगिनिंग होता है तो -6/3 होगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, इस तरीके से जाते हैं। फ्रॉम द एंड है तो उल्टा हो जाएगा ना, तो 3 डिवाइडेड बाय -6 करो ना, 3 डिवाइडेड बाय -6 कितना हो जाएगा -1/2। और n का वैल्यू कितना है हमारे पास 6। ठीक है, तो 1, 2, 2, 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2 टू द पावर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो 1, 2, 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसको डिवाइड करते चलो। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 6, 1, 4, फिर अगेन 2 से 3, 0, 7, 2, फिर अगेन 2 से 1, 5, 3, 6, फिर उसके बाद में 707, और ये हो गया 2, 8, और फिर ये 3, 8, 4। सही है ना, 2, 3 टाइम्स, तो -384। कोई इशू इसके अंदर? क्लियर? देखो 768 देन 384, तो फाइनल आंसर मेरे पास आ गया -380। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या दिया हुआ है। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2 2√2 4 इज 128। ठीक है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस अगर मेरे को बोला है, इसका मतलब क्या हो गया कि n का वैल्यू मेरे को निकाल, कौन सा वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू मेरे को निकाल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है मेरे पास, a का वैल्यू क्या हो गया 2, r का वैल्यू क्या हो जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स √2। ठीक है, a n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 128, तो a n की जगह क्या लिख सकते हैं, a r टू द पावर n माइनस 1 128। ठीक है, a की जगह पुट करो 2, r की जगह पुट करो √2, और ये 128 की जगह हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6, नॉट 2 टू द पावर 6 सॉरी 2 टू द पावर 7 लिख सकता, कोई दिक्कत इसके अंदर। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, √2 है तो 2 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 चलेगा, कोई इशू इसके अंदर, इक्वल टू 2 टू द पावर 7। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, पावर प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, बेस हमारा सेम है तो पावर इक्वल हो गया, तो 1 प्लस n माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 7, तो n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6, तो n माइनस 1 इक्वल टू 12, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 30। सो दिस इज माई रिक्वायर्ड, कोई इशू इसके अंदर, क्लियर ये चीज। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या दिया हुआ है, 1/3 1/9 कितने के बराबर है, 1/243 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे a का वैल्यू हो गया 1, r का वैल्यू क्या हो गया 1/3 डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो 1/3 ही रहेगा। ठीक है, a n का वैल्यू दिया हुआ है 1/243। ठीक है, तो a n की जगह लिख दो a r टू द पावर n माइनस 1, 1/243 है, इसके जगह क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर माइनस 5 लिख दे चलेगा, 3 टू द पावर 5 होता है 243, तो 1/243 की जगह हम लिख दिया 3 टू द पावर माइनस 5। ठीक है, a की जगह हम लिख रहा है 1, r की जगह लिख रहा है 1/3 टू द पावर n माइनस 1। अब ये 1/3 को उल्टा कर दो, तो 3 टू द पावर माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस 5 चलेगा। ठीक है, तो माइनस n माइनस 1 बेस हमारा सेम है, इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसल आउट हो गया, तो n इक्वल टू कितना बन गया 5 प्लस 1 6। कोई दिक्कत इसके अंदर किसी को, क्लियर ये चीज सबका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द 12th टर्म ऑफ ए जीपी, डिटरमाइन द 12th टर्म ऑफ ए जीपी whose 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। मतलब A8 कितना दिया हुआ अपने को 192, R का वैल्यू कितना दिया हुआ है अपने को 2, अपने को क्या निकालना है 12th टर्म, ये निकालना है। ठीक है, तो 12th टर्म निकालने के लिए अपने को क्या क्या चाहिएगा, ए का वैल्यू चाहिएगा, आर का वैल्यू चाहिएगा, आर का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू निकालेंगे, ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो A8 के जगह क्या लिख सकते हैं, ए आर टू द पावर 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें, लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, 192। ठीक है, आर की जगह क्या लिख सकते हैं 2, तो 2 टू द पावर 7 बन गया, तो a इक्वल टू क्या आ गया 192 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 7 का वैल्यू होता है 128, तो ये आ गया मेरे पास a का वैल्यू। ठीक है सॉरी, अब मेरे को चाहिए A12, तो A12 की जगह क्या लिख सकते हैं ए आर टू द पावर 11 चलेगा, तो a की जगह क्या लिख सकते हैं 192 डिवाइडेड बाय 128, r की जगह क्या लिख सकते हैं 2, तो इट विल बी 2 टू द पावर 11। तो बेसिकली इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 192
128 इज नथिंग बट 2 टू द पावर 7, जैसा था वैसे ही रहने देता। ठीक है, तो इनको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 11 माइनस 2 टू द पावर, सॉरी 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा 4, तो ये बन गया 2 टू द पावर 4। 192 इंटू कितना बन जाएगा ये 16। ठीक है, 2 टू द पावर 4 16 होता है, तो 192 इंटू 16 करेंगे तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 2 जा 12, 6 9 जा 54, 55, 6 1 6, 9 10 11, 192, 2703, 3072। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये हो गया हमारा क्या, 12th टर्म। यहाँ तक कोई इश्यू किसी को भी? एकदम सिंपल सा सवाल था, 8 टर्म दिया हुआ था, 12 टर्म निकालना था, आर का वैल्यू दिया हुआ। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। 4 एंड 5 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, तो ये दो क्वेश्चन तुम लोग के लिए बस होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सो लास्ट क्लास में टिल क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये दो क्वेश्चन होमवर्क दिया था। ठीक है, तो आज का क्लास में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 अपने को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में अपने पास क्या दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट -2/7 x -7/2 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए जीपी। ऑलरेडी बोल दिया कि ये तीनों टर्म्स किसके अंदर है, जीपी के अंदर। मैंने एक चीज बताई थी ऑलरेडी कि इफ ए बी सी आर इन जीपी देन वी कैन राइट b/a इक्वल टू, ये लिख सकते हैं। जब ये तीन टर्म -2/7 x और -7/2 जीपी में, तो हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाई -2/7 इक्वल टू -7/2 डिवाइडेड बाई x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स क्या हो गया x स्क्वायर, -7/2 इंटू -2/7, तो ये खत्म। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 1। बोलो यहां तक क्लियर है सबका, कोई दिक्कत इसमें? तो x का वैल्यू मेरे पास इसमें क्या आ जाएगा, +-1। कोई इशू इसके अंदर? यहाँ पे हमारे पास आ गया x का वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, x +9 x -6 एंड 4 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए जीपी। सेम तरीके से अपने को करना है, x -6 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x +9 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई x -6। ठीक है, तो x -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स x +9, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर +6 6 जा 36 -12x इक्वल टू 4x +4 9 जा 36। क्लियर यहां तक? ठीक है, तो x स्क्वायर -12x -4x कितना हो जाएगा, -16x। ठीक है, और 36 कैंसल आउट हो गया, इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो x -16, तो x की दो वैल्यूज मेरे पास आ रही है। x की दो वैल्यूज मेरे पास क्या है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 16। सो दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है सबका? क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, द 5th 8th and 11th term of a GP are P, Q and S respectively। प्रूव करना अपने को Q स्क्वायर इक्वल टू PS। तो क्या क्या दिया हुआ है पहले उसको अच्छे से लिख लेते हैं। 5th टर्म पहले तो ये मान लेते, रुक जाइए, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू A कॉमन रेशियो इक्वल टू। ठीक है, अब गिवन कंडीशंस मेरे पास क्या क्या है, 5th टर्म दिया हुआ है, मतलब A5 कितना दिया हुआ है, P के बराबर। तो
फॉर्मूला क्या होता था, ए आर टू द पावर एन माइनस वन, तो क्या लिखेंगे, ए आर टू द पावर क्या हो जाएगा, 5 माइनस वन 4, तो ये एक इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या दिया हुआ है, एट टर्म इक्वल टू कितना दिया हुआ है, क्यू, तो ए आर टू द पावर क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू, कोई दिक्कत इसमें, ये मान लो इक्वेशन। नेक्स्ट 13 सॉरी 11th टर्म कितना दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, ए आर टू द पावर 11 माइनस वन 10, ये हो गया इक्वेशन। बोलो यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को। अब अपने को क्या प्रूफ करना था, क्यू स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, पी एस के बराबर। ठीक है, तो एलएचएस में मेरे पास क्या है, क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर 7 इसका होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर आर टू द पावर 14। क्लियर। सिमिलरली आरएचएस पे मेरे पास क्या है, पीएस, तो पी की जगह अपन क्या लिखेंगे, ए आर टू द पावर 4 इंटू ए आर टू द पावर 10, तो ए और ए ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, बेस हमारा सेम है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और आर टू द पावर 4 आर टू द पावर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, आर टू द पावर 14, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ हो गया। कोई इशू इसके अंदर किसी को भी, क्लियर है सबका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, इफ ए बी सी आर इन एपी, ठीक है, इफ ए बी सी आर इन एपी देन शो दैट 3 टू द पावर ए 3 टू द पावर बी 3 टू द पावर सी आर इन जीपी। तो यहाँ पे देखो गिवन कंडीशन मेरे पास है, ए बी सी आर इन एपी, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, तो 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस सी। इसमें कोई इशू नहीं है, इसको मान लो इक्वेशन पर। अपने को क्या प्रूफ करना है, 3 टू द पावर ए 3 टू द पावर बी 3 टू द पावर सी किसमें है, इन जीपी। ये जीपी में कब होगा, जब हम लोग के पास ऐसा सिचुएशन होगा, 3 टू द पावर बी डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर ए इक्वल टू 3 टू द पावर सी डिवाइडेड बाय, ये जब होगा तभी तो हम लोग जीपी में बोल सकते हैं ना, है ना। तो इसको हम लोग इस तरीके से कुछ लिख दे क्या, 3 टू द पावर 2b इक्वल टू 3 टू द पावर a प्लस सी, बोलो चलेगा, क्लियर है ना। मतलब ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना बेसिकली, सवाल तो यही है ना, 3 टू द पावर a 3 टू द पावर b 3 टू द पावर c जीपी में होना चाहिए। ठीक है, ये कब जीपी में होगा, जब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा, वो सिचुएशन जब होगा तभी होगा। तो 3 टू द पावर 2b इक्वल टू 3 टू द पावर a प्लस सी, ये अपने को प्रूफ करना है कि दोनों बराबर है। ये आराम से अपन प्रूफ कर सकते हैं अगर एलएचएस को उठाए। एलएचएस में मेरे पास क्या है, 3 टू द पावर 2b, ये 2b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस, कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन, तो ये बराबर हो गया आरएचएस के, आया ना। तो ये प्रूफ हो गया, 3 टू द पावर a 3 टू द पावर b 3 टू द पावर c आर इन जीपी। बोलो कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है सबका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, k 2k प्लस 2 3k प्लस 3 आर इन जीपे, देन फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपे। तो सबसे पहले यहाँ पे k का वैल्यू निकालो। ठीक है, जब मेरे को दिया हुआ है k 2k प्लस 2 3k प्लस 3 किस में है, जीपी में है, तो जीपी में है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2k प्लस 2 डिवाइडेड बाई k इक्वल टू 3k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2k प्लस। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2k प्लस 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल टू k इंटू 3k प्लस। ठीक है, तो a प्लस भी होल स्क्वायर लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा, 4k स्क्वायर
+4 +2 टू जा 4, 4 टू जा 8k इक्वल टू 3k² +3k। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, k², 8k - 3k, 5k +4 इक्वल टू 0। सही है, तो k² +4k +k +4 इक्वल टू 0। तो k कॉमन लो, k +4 +1 कॉमन लो, k +4 इक्वल टू 0। मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, k +1 और k +4। तो k का एक वैल्यू आ गया मेरे पास -1 और एक वैल्यू आ गया मेरे पास -1। बोलो यहां तक सबका क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत? अब इसको आप जो वैल्यूज दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर जीपी में उन पे पुट कर दो। ये 3 जीपी दिया हुआ है, इन पे पुट कर दो। तो पहले k इक्वल टू -1 पुट करो, इफ k इक्वल टू -1। ठीक है, तो मेरे पास सिचुएशन क्या होगा, -1, फिर उसके बाद में -2 + 2, ये हो गया 0 और ये हो जाएगा अगेन 0। तो इस केस के अंदर तो बेसिकली क्या आएगा मेरे पास, 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट k इक्वल टू -4 लेते हैं। -4 अगर पुट करते हैं तो -4, फिर इसके बाद में -4 × 2 -8, -8 + 2 -6, फिर -4 × 3 12 और 12 + 3। क्लियर ये चीज? अब इसको भूल जाओ, इस पे ध्यान दो, इससे हम लोग का कॉमन रेशियो आ जाएगा। कॉमन रेशियो क्या आएगा, -6 डिवाइडेड बाय -4 करके देखो, -9 डिवाइडेड बाय -6 करके देखो, आंसर क्या आएगा मेरे पास दोनों केस में 3/2 और इधर भी क्या आएगा 3/2। तो हम लोग बोल सकते हैं कॉमन रेशियो इस जगह से मेरे पास क्या आ रहा है 3/। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत? सिंपल सा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, a⁴x इक्वल टू b⁴y इक्वल टू c⁴z, ये दिया हुआ है। और ये बोल के रखा कि ए बी सी किसके अंदर है, ए बी सी आर इन जीपी। अगर ए बी सी जीपी के अंदर है तो हम लोग ये बोल सकते हैं b² इक्वल टू ए सी। इसमें कोई इशू नहीं है, इसको मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ लेट दिस पार्ट इज इक्वल टू के। ठीक है, तो a⁴x इक्वल टू के, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू k⁴1/x। कोई दिक्कत इसके अंदर? इंडाइसिस में पहले भी हम बताया था, पावर राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट अगर शिफ्ट होता है तो उसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो b⁴y इक्वल टू के, b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, k⁴1/y। ठीक है, c⁴z इक्वल टू के, तो c इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, k⁴1/z। क्लियर ये चीज? अब इक्वेशन 1 में क्या दिया हुआ, b² इक्वल टू ac, ये भी गिवन है। अपने को क्या प्रूव करना है, 2/y शुड बी इक्वल टू 1/x + 1/z। तो इक्वेशन 1 का यूज करेंगे अपन। इक्वेशन 1 में दिया हुआ b² इक्वल टू ac, b की जगह अपन पुट करेंगे k⁴1/y उसके पावर में 2। ठीक है, a की जगह पुट करेंगे k⁴1/x, c की जगह पुट करेंगे k⁴1/z। कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4। कोई दिक्कत इसमें किसी को? ठीक है, तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, k⁴2/y इक्वल टू k⁴ क्या हो जाएगा 1/x +
1/z, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, बेस हमारा सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा, बेस अब सेम है तो इनको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 2 to the power y इक्वल टू 1/x प्लस, यही प्रूफ करना था, चेक कर लो, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है सबका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्या दिया हुआ था, सम ऑफ 3 consecutive terms of a GP is 26 and the product is 216, find the common ratio and the terms of the GP। तो 3 टर्म्स बोला है तो लेट द 3 टर्म्स भी क्या होगा, लेट द 3 टर्म्स क्या हो जाएगा, A/R A/AR, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब इनमें गिवन क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट A/R इंटू A/AR कितने के बराबर दिया हुआ है, 216 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो R कैंसल आउट हो गया, A³ इक्वल टू कितना हो गया, 216, तो A³ इक्वल टू अगर 216 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब, ठीक है। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अब इनका प्रोडक्ट सॉरी इनका सम कितना दिया हुआ, 26, तो A/R प्लस A प्लस AR इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26। अब A का वैल्यू मेरे को पता है 6 है तो पुट कर दो, तो 6/R प्लस 6R इक्वल टू 26, तो 6/R प्लस 6R, 26 माइनस 6 हो गया 20, तो इनको सॉल्व करो, तो 6 प्लस 6R² इक्वल टू 20, तो कितना हो जाएगा, 6R² माइनस 20R प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहां से 2 अगर यदि कॉमन लेते तो क्या बचेगा, 3R² माइनस 10R प्लस 3 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो तो कितना हो जाएगा, 3R² माइनस 9R माइनस R प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 3R कॉमन, R माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, R माइनस 3 इक्वल टू 0, तो बेसिकली क्या आएगा मेरे पास, 3R माइनस 1 R माइनस 3 इक्वल टू 0। तो R का मेरे पास दो वैल्यू आएगा, एक आ गया 3 और दूसरा आ गया, बोलो यहां तक क्लियर है, A का वैल्यू 6, R का वैल्यू 3 और R का वैल्यू 1/3। अब मेरे पास यहाँ पे 2 जीपी बन गई, ठीक है। एक जीपी जब R का वैल्यू होगा 3, दूसरा जीपी जब R का वैल्यू होगा 1/3, ठीक है। तो इफ R इक्वल टू 3, ठीक है, और A का वैल्यू कितना था 6, तो मेरे पास टर्म क्या क्या था, A/R A और AR, इनको पुट कर दो, 6/3, ठीक है, फिर उसके बाद में 6 और 6 इंटू 3, तो बेसिकली कितना हो जाएगा, 2 6 और 80, क्लियर। नेक्स्ट, इफ R इक्वल टू 1/3 और A इक्वल टू 6, तो उस केस में क्या हो जाएगा तुम्हारा, 6 डिवाइडेड बाई 1/3, 6 और 1/3 इंटू 6, ये उल्टा बन जाएगा 18, 6 और ये बन गया मेरे पास 2 जीपी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर है सबका, चेक कर लो एक बार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या दिया हुआ है, फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग a GP in which third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth term by 18। तो सबसे पहला काम आप क्या करो, let first term equal to A, common ratio equal to R।
अब सवाल क्या पूछा है, फाइंड फोर नंबर्स फॉर्मिंग ए जीपी इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। एक इक्वेशन ये बनेगा, बोलो सही है, क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत इसमें? इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। A3 को क्या लिख सकते हैं, ए आर टू द पावर 2 इक्वल टू a प्लस 9, ठीक है, इसको देते इक्वेशन 1। दूसरा क्या बोल रहा है, एंड सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18, फोर्थ टर्म बाय 18, दूसरा इक्वेशन ये बनेगा, ठीक है। तो ए आर इज इक्वल टू ए आर टू द पावर 3 प्लस 18, कोई दिक्कत किसी को? करेक्ट है, ठीक है। तो अब ए आर माइनस ए आर क्यूब इक्वल टू 18, तो ए आर कॉमन लेते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। और इधर ए आर स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 9, तो ए कॉमन लेते हैं तो आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा, तो देखो आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू हम 9/a लिख सकते हैं, चलेगा। आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9/a लिख सकता है, चलेगा। अब इसको हम इस इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो ए आर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर है, मेरे पास क्या है, आर स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 9/a ऐसे करके पुट कर दे, चलेगा, कोई दिक्कत? क्लियर ये चीज? तो ए कैंसल आउट, आर का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, 18/-9 कितना हो गया, -2, तो आर का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, -2, कोई दिक्कत इसमें? आर का वैल्यू अगर -2 आ गया तो ए का वैल्यू आराम से निकाल सकता है, -2 ये जो है इक्वेशन 1 में पुट कर दो, -2 का होल स्क्वायर -1 इक्वल टू 9/a, ठीक है। तो 4 - 1 हो गया 3, 9/a, ठीक है। तो a इक्वल टू 9/3, तो a का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, 3। क्लियर ये चीज, बोलो यहां तक कोई दिक्कत? a और r ये दोनों का वैल्यू मेरे पास आ चुका है, सही है। मेरे को चाहिए क्या था, पहला चार टर्म्स चाहिए था। तो पहला 4 टर्म अगर मेरे को चाहिए तो सीधा सीधा हम लोग आराम से इसमें निकाल सकते हैं, therefore 4 terms are, क्या हो जाएगा, पहला टर्म हो गया 3, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, 3 इंटू -2 कर दो, होगा ही नहीं होगा? बिकॉज जब हम लोग कॉमन रेशियो निकालते हैं तो कॉमन रेशियो में हम लोग क्या निकालते हैं, कॉमन रेशियो में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ना। जब उनको टर्म्स निकालना है तो हम मल्टीप्लाई कर देगा। या अगर यदि ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से भी मान लो, लेट द 4 टर्म्स बी ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब और ए आर टू द पावर 4, चलेगा, तो दिक्कत? ठीक है, तो a के जगह पुट कर दो 3, फिर इसके बाद में 3 इंटू -2 का स्क्वायर, फिर 3 इंटू -2 का क्यूब, 3 इंटू -2 का टू द पावर 4, तो कितना हो जाएगा, 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 3 जा 12, फिर 2 का क्यूब हो गया 8, 8 3 जा 24। क्लियर ये चीज? देन एक मिनट, ए आर स्क्वायर, ओ सॉरी एक टर्म मिस हो गया, ए आर होगा ना, एक टर्म मिस हो गया, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। ए आर स्क्वायर और ए आर टू द पावर 3, ठीक है। तो ए का वैल्यू हो गया 3,
देन 3 इंटू -2, फिर 3 इंटू -2 का स्क्वायर, फिर 3 इंटू -2 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा 3 -6 12 और -24. सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड 4 टर्म्स ऑफ ए जीपी. कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम किसी को? ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो. क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या दिया हुआ है? 3 पॉजिटिव नंबर्स फॉर्मिंग एन इंक्रीजिंग जीपी. ठीक है. इफ द मिडिल टर्म ऑफ द सीरीज इज डबल्ड देन द न्यू नंबर्स आर इन एपी. फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी. तो मान लो लेट द 3 नंबर्स आर, अब यहाँ पे प्रोडक्ट बोल के कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग को ए बाई आर, ए आर ऐसा पकड़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो लेट द 3 नंबर्स आर ए आर एंड ए आर स्क्वायर. क्लियर है? ठीक है. सिंस सेकेंड टर्म is given double, तो न्यू सीरीज क्या हो जाएगा? ए टू ए आर स्क्वायर. और ये क्या फॉर्म कर रहा है? एपी फॉर्म कर रहा है. ए टू ए आर और ए आर स्क्वायर क्या फॉर्म कर रहा है? एपी फॉर्म कर रहा है. तो अगर एपी फॉर्म कर रहा है तो हम लोग ये लिख सकते हैं 2ar माइनस ए इक्वल टू ए आर स्क्वायर माइनस 2ar. बोलो चलेगा? ठीक है. अब यहां से a कॉमन लो तो 2r माइनस 1, फिर उसके बाद में ए आर कॉमन लेकर चलते हैं. ए ही कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. आर स्क्वायर माइनस 2r ये बनेगा, तो ए कैंसल आउट. 2r माइनस 1 इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 2r. ठीक है. तो आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इक्वल टू 0. सही है. अब इनको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय. क्लियर. यहाँ पे r का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 4, फिर बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 माइनस 4ac 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2. तो 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? रूट ओवर 12 डिवाइडेड बाई 2. तो 4 प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं 2√3, बिकॉज 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 लिख सकते हैं. ठीक है. तो 4 रूट के बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? 2. अब ऊपर से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 को कॉमन ले सकते हैं. तो 2 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2. तो मेरे पास r का वैल्यू क्या आया? 2 प्लस माइनस रूट ओवर. तो दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. कोई दिक्कत इसमें किसी को भी? क्लियर है सबका? तो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया टिल क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 14 से नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे. ठीक है.